खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालत हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। छुट्टी से लौटने के बाद राहुल गांधी के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर मोदी हुकूमत पर हमला बोलने के खिलाफ अब राहुल गांधी ने अमेठी में फूड पार्क को बंद करने के खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज उठाई और इसे बदले की कार्रवाई बताया। वहीं बीजेपी ने भी राहुल गांधी को करारा जवाब देने की कोशिश की। क्या राहुल गांधी पूरी तरह फॉर्म में आ गए हैं और मोदी सरकार से लोहा लेने के मूड में हैं? क्या राहुल गांधी के इस तेवर से कांग्रेस को फायदा होगा? इसके अलावा हम बात करेंगे मधेपुरा के दबंग एमपी पप्पू यादव की। बागी तेवर की वजह से उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है। पार्टी के खिलाफ काम करने के इल्जाम में उन्हें पार्टी से बरतरफ किया गया है। लेकिन पप्पू यादव का कहना है कि लालू ने कुंभा परवरी की खातिर उन्हें पार्टी से निकाला है। क्या पप्पू यादव के जाने से आरजेडी को आने वाले असेंबली इंतखाबात में नुकसान होगा? अब पप्पू यादव क्या करेंगे? मांझी के साथ मिलकर पार्टी बनाएंगे या बीजेपी का दामन थामेंगे? इन्हीं मौजूदात पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार जनाब असद रज़ा साहब। आप कालमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया। इनके अलावा हमारे साथ जब हम राहुल गांधी ने जो बयान दिया है कि बदले की कार्रवाई के तहत जो मरकजी सरकार है वो काम कर रही है और कांग्रेस के तमाम प्रोजेक्ट्स को बंद कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे हमारे साथ कांग्रेस लीडर और तर्जुमान डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब और हमारे साथ बीजेपी के भी लीडर गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। और दरमियान में हमारे साथ जब आरजेडी के सिलसिले में बात करेंगे और पप्पू यादव के निकाले जाने के सिलसिले में बात कर रहे होंगे तो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए पटना से गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे आरजेडी लीडर डॉक्टर एजाज अली साहब और जेडीयू लीडर अफजल अब्बास साहब। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने पार्लिमानी हलके अमेठी के फूड पार्क का मामला उठाया। राहुल गांधी ने सीधे वज़ीर-ए-आज़म पर निशाना लगाते हुए इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत तब्दीली नहीं बल्कि बदले की सियासत कर रही है और इसी के तहत फूड पार्क को बंद करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि अगर ये फूड पार्क बनता तो किसानों को फायदा होता। राहुल गांधी ने कहा कि फूड पार्क भी हुकूमत के जादू की तरह खत्म हो गया। इस पर वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के जवाब में कहा कि फूड पार्क के इशू को वो देखेंगे और इसकी तफ्तीश की जाएगी। हालांकि उन्होंने कहा कि ये जादू भी यूपीए हुकूमत ने ही शुरू किया था। राजनेताओं के पास अपना वायदा ही होता है और सबसे जरूरी वायदा हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी का होता है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों से वायदा किया, मजदूरों से वायदा किया कि वो बदले की राजनीति नहीं करेंगे, मगर वो हुआ है। फूड पार्क को कैंसिल किया गया और मैं यहां सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस फूड पार्क से अमेठी के किसानों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उनको पैसा मिलेगा, उनको फायदा होगा और इस फूड पार्क को आप कैंसिल मत कीजिए। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस मेगा फूड पार्क का प्रश्न है, यह मेगा फूड पार्क इसको प्रिंसिपल अप्रूवल 2010 में मिला था और इसमें मैं अब 3-4 साल जो हो रहा था उसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। जो मेरी अब तक की जानकारी है शायद कंपनी ही ने इसको रिफ्यूज कर दिया। फिर भी भाई आप लोग जब मैं बोल रहा मत बोल। क्यों इतना? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि सम्मानित सदस्य ने उसे उठाया है तो इस मामले को मैं दिखवाऊंगा। है क्या नहीं? अब बिल्कुल बदले का राहुल जी, बदले का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। बदले
देखिए, हम तो यह मानकर चलते हैं, हम लोग देश का विकास करना चाहते हैं। अकेले सत्ताधारी दल देश का विकास नहीं कर सकता जब तक कि सबका सहयोग प्राप्त नहीं होगा। हमारी सोच तो यह सोच है। इसलिए यदि आपने कहा है तो इस पूरे मामले को मैं दिखवा लूंगा और मैं व्यक्तिगत रूप से आपको इसकी मैं जानकारी भी दे दूंगा। हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में मौजूद सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट असद रजा साहब फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं। बीजेपी लीडर और एमएलए विजेंद्र गुप्ता साहब और हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान स्पोक्सपर्सन डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब भी बातचीत में शामिल हो गए हैं फोन लाइन के जरिए। विजेंद्र गुप्ता साहब, जो इल्जाम लगा रहे हैं राहुल गांधी, क्या लगता है आपको, इल्जाम को किस तरह से लेते हैं आप? क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपने अमेठी के फूड पार्क का नहीं, और भी कई हवाले दिए कि सरकार कहीं ना कहीं से यूपीए के जरिए शुरू किए गए जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता नजरअंदाज कर रही है या बंद करने की कोशिश कर रही है। राजनीति से प्रेरित बयान है और क्योंकि क्षेत्र की जनता की आशाओं पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं, इसलिए इस तरह का अनर्गल प्रचार करके झूठी जो है सिंपैथी वो लेने की कोशिश की जा रही है। मैं यही समझता हूं कि पूरे तथ्य इस इशू के सामने आने चाहिए। जी जी। और जैसा माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि संसद को अवगत कराया जाएगा एक एक बात से। जी जी। क्योंकि सरकार की ना तो ऐसी नीति है और ना ही कोई ऐसी नीयत है। जी जी। तो इसलिए, लेकिन कांग्रेस आज सर्वाइवल की लड़ाई से जूझ रही है और पिछले चुनाव में भी जो हुआ अमेठी में वो सब जानते हैं। जी। इसलिए दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीना चाहता है। जी। और शायद आज भी पिछले लगभग एक साल में जी अमेठी के लिए कुछ विशेष नहीं कर पाए राहुल जी, तो शायद वो ये सब करके। राहुल जी का यह भी कहना है कि कहीं ना सरकार जो है वो पूरी तरह से जो भी जो प्रोजेक्ट्स में खर्च है उसको पूरी तरह से वहां रिलीज नहीं कर रही है, दे नहीं रही है। हमने कहा ना कि ये जो कुछ है सब राजनीति से प्रेरित है और हम तो कहना चाहते हैं कि वो सवाल खड़ा करे, अच्छी बात है। सारे देश को जानने का मौका मिलेगा कि वास्तविकता क्या है। जी जी। और इसलिए जब गृह मंत्री इस बारे में सदन को अवगत कराएंगे तो पूरा विषय दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जी, इसका इंतजार तमाम लोग करेंगे भी। आप फोन लाइन पर बने रहिए। विजेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ फोन लाइन के जरिए। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब भी बातचीत में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, क्या लगता है आपको, जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वाकई, क्योंकि उनकी कंस्टिट्यूएंसी का मामला है इसलिए वो बेहतर समझते होंगे इस मामले को, क्या? और बाकी भी उन्होंने ये भी कहा कि और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए सरकार जो अमाउंट है, जो भी चीजें हैं, जो फंड है वो रिलीज नहीं कर रही है। क्या लगता है, क्या वाकई सरकार जो है वो बदले की सियासत कर रही है? देखिए, इसमें सीधे जो राहुल गांधी आज पार्लियामेंट में जो अपनी बात रखे और जो उनका एक स्टेटमेंट उसमें था कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वहां अमेठी गए थे तो उन्होंने वादा ये करके आए थे कि हम बदलाव की राजनीति करेंगे, बदले की राजनीति नहीं करेंगे। और उसके बाद में 26 मई 2014 को वो प्रधानमंत्री पद का चार्ज लेते हैं और 30 जून 2014 को ये वाला प्रोजेक्ट जो राहुल जी का पेट प्रोजेक्ट था, उनकी अपनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रोजेक्ट था और इससे बहुत सारे फार्मर्स, किसानों को फायदा होता और करीब 40,000 नए नौकरियां वहां पे लगने वाले थे उस फूड पार्क के जरिए से। जी जी। अब वो एक महीने के अंदर अंदर कौन सी ऐसी बात हो गई कि केंद्र सरकार ये डिसीजन ली कि वो उतना बड़ा एक फूड पार्क प्रोजेक्ट था जिससे सारे परमिशन लिए गए थे, सारे अप्रूवल्स लिए गए थे। यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की जितने परमिशन आना था सारे आ गए थे। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई कमी थी। अनवारंटेड इन्होंने उसको इंटर मिनिस्ट्रियल अप्रूवल कमेटी में जाना था, वहां से एक अप्रूवल आना था, उस अप्रूवल को उन्होंने कैंसिल कर दिया, पूरे प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में भी अमेठी में कोई फूड पार्क का प्रोजेक्ट नहीं होगा, उसकी भी पॉसिबिलिटी इन्होंने खत्म कर दी। तो सीधी बात है कि सिर्फ इसमें नहीं, जब से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं उसके बाद जितने भी बिल्स देखिए, आप रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल में देखिए, आप नरेगा में फंडिंग की कमी देखिए, अब लैंड एक्विजिशन बिल देख लीजिए, हर बिल में, हर एक्ट में
जो यूपीए ने जो यूपी ने लेके आई थी जी। अपने टेन्यूर के टाइम पे, जो लोगों के हित में है, जो किसानों के हित में है, जो मजदूर के हित में, इन तमाम चीजों में वो छेड़छाड़ करके अमेंडमेंट्स ला के या तो रद्द करके इन्होंने अपने आप को साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी जो है किसान विरोधी हैं। और लेकिन इससे क्या ये साबित होता है कि ये बदलाव की नहीं बदले की सियासत है? क्योंकि वो उनका नजरिया हो सकता है देखने का, वो जिस नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं वो उस हिसाब से बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या वाकई आपको लगता है कि बदले की सियासत है, डॉक्टर नासिर हुसैन साहब? नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर। हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम, रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा, इंटरनेट पर भी कर सकते हैं। नेता, आप मुझे बताइए एक कारण आप बताइए जिसकी वजह से ये 200 करोड़ का प्रोजेक्ट जो अमेठी में आना था उसको रद्द किया गया। ये सिर्फ अमेठी को नहीं, अमेठी के अगल बगल के 8 डिस्ट्रिक्ट्स में भी जो है प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स बनना था। और जो मेजर सबसे बड़ा जो सेंट्रल फूड प्रोसेसिंग सेंटर होता वो जगदीशपुर गांव में होता। अमेठी। कुल मिलाकर हम आते हैं आपके पास। विजेंद्र गुप्ता साहब, क्या वाकई वक्त वक्त पर जो नरेंद्र मोदी वक्तन फवक्तन जो बात कहते रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर फॉरेन भी जब गए तब उन्होंने कहा, और हालिया दिनों में जो ताजा उन्होंने इंटरव्यू दिया है टाइम मैगजीन को, उसमें भी उन्होंने कहा कि उनके आने से पहले मुल्क में सरकार या लीडरशिप नहीं थी और सरकार उस तरह से काम नहीं कर रही थी, लीडरशिप की बहुत जबरदस्त कमी थी। अब उनकी सरकार, और उनकी सरकार यानी 10 महीने की सरकार बनाम 10 साल की सरकार, उन्होंने कहा है कि जो काम 10 साल में नहीं हो सका वो 10 महीने में हुआ है। तो क्या लगता है, क्या ये बदलाव की बात है या इसमें कहीं ना कहीं से ये भी झलकता है कि कुछ बदले की सियासत भी है? देखिए, जो मोदी जी ने कहा खाली ऐसा नहीं है, आज पूरा देश इस बात को मानता है कि 10 साल लीडरलेस रहा देश और 10 साल डायरेक्शनलेस रही कंट्री। और अभी मेरे साथी कह रहे थे कि अमेठी में, क्या ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि 10 साल तक लीडरलेस रहा मुल्क, लीडरलेस रहा? ये फैक्ट है, ये हार्डकोर फैक्ट है, इस पर कोई इसको झुटला नहीं सकता। क्या 10 साल तक आप मानते हैं कि कोई डेवलपमेंट, किसी तरह का कोई पॉजिटिव काम ही नहीं हुआ? देखिए, मैं अभी बात हो रही है लीडरलेस और डायरेक्शनलेस जी। दूसरा भी मेरे साथी ने कहा कि अमेठी में अब प्रोजेक्ट नहीं आएगा, नहीं आया है। मैं जानना चाहता हूं, पिछले 10 साल कांग्रेस की सरकार अमेठी में देश में रही और राहुल जी पिछले 2 दशक से लगभग 2 नहीं तो 1.5 दशक से लगभग वहां से संसद सदस्य चुनकर आ रहे हैं। इन 15 साल के इतिहास में मैं जानना चाहूंगा कि वहां पर कितने प्रोजेक्ट लाए गए हैं अभी तक? क्या एक भी प्रोजेक्ट भाजपा की सरकार को तो आए हुए मात्र अभी 1 साल हुआ है। 15 साल में अमेठी के और लोगों के लिए क्या किया?
ये जानना चाहते हैं अपनी सरकार की कार्य शासन का। ये जवाब हम जान लेते हैं कांग्रेस स्पोक्स पर्सन से विजेंद्र गुप्ता साहब। जी आप जो सवाल कर रहे हैं डॉक्टर नासिर हुसैन साहब जो सवाल कर रहे हैं विजेंद्र गुप्ता साहब, बदले की सियासत कहां है इसमें? वो 15 साल तक राहुल गांधी ये बताएं कि वो एमपी रहे, वहां से उन्होंने किया क्या है डेवलपमेंट के लिए। अगर 15 साल तक वाकई कोई काम हुआ है तो फिर वहां वो अंडर डेवलप्ड क्यों है? नहीं देखिए, अभी सवाल क्या हो रहा है, सिर्फ उस पर जवाब दे रहा हूं जी। सवाल फुटपाथ की बात हो रही है। 200 करोड़ का फुटपाथ वहां पे तय होना था। उनको 72 एकड़ जमीन उनको मिल चुकी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारा चीज उनको सारे लाइसेंसेस और अप्रूवल दे चुके थे। यूपी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से सब कुछ मिल चुका था। वहां के लोगों में एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि जो इतना बड़ा जब पार्क मिलेगा तो सारे किसान कहीं लखनऊ और यहाँ दूर दूर जाके उनका। लेकिन डॉक्टर नासिर हुसैन साहब देखिए, बात यह है कि जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब ये बात बोलते हैं कि 10 साल तक कोई लीडर ही नहीं था मुल्क में, 10 साल तक बहुत ज्यादा कोई ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं से ये नजरिए की भी बात होती है। शायद वो उस नजरिए से देख रहे हों, अपने नजरिए से, और वो तब्दीली या बदलाव, जिस बदलाव की बात करते हैं वो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो। क्या इसमें वाकई जब वो बयान देते हैं, चूंकि हालिया दिनों में टाइम मैगजीन को भी उन्होंने बयान में यही बात कही है कि लीडरलेस रहा मुल्क 10 साल तक, तो वो नजरियात की बात है, वो अपने नजरिए से चेंज करना चाहते हैं? नहीं खान साहब जी, यहाँ पे मैं क्या जवाब दूं? यहाँ पे मेरा जवाब देने का कोई रहा ही नहीं ना। अरुण शौरी साहब जो उनके अपने इनर कोर ग्रुप के इतने बड़े आदमी थे, इतने बड़े जर्नलिस्ट है, पास्ट में मंत्री भी थे, वो खुद ही वो बोल चुके हैं ना नरेंद्र मोदी जी क्या चाहते हैं, कैसे है। वो अपने सामने किसी को मानते ही नहीं है। उनकी खुद की कैबिनेट में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। वो अपने अलावा किसी को मानते नहीं है। जब वो अपने अलावा किसी को नहीं मानते तो मनमोहन सिंह को क्या मानेंगे, सोनिया गांधी जी क्या मानेंगे, जवाहरलाल नेहरू को क्या मानेंगे, सरदार पटेल को क्या मानेंगे? जी डॉक्टर नासिर हुसैन साहब इस पर बात करेंगे, वो एक लंबी डिबेट है। आप फोन लाइन पर बने रहे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट असद रजा साहब। असद रजा साहब, आपने दोनों पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के लीडरान की बात सुनी। अब आपको क्या लगता है, आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप कैसे देखते हैं इन मामलों? क्या वाकई बदलाव की बात हो रही है या बदले की बात हो रही है? देखिए, हमारे यहाँ बदकिस्मती से इंतकामी सियासत भी आई है, और ये हुआ है कि मान लो यूपी में ही जब ये बीएसपी की सरकार आई तो उन्होंने भी कुछ इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयां की थी। तो ये अफसोसनाक जरूर है। अब सवाल जहां तक है फूड पार्क का अमेठी में, तो मैं समझता हूं कि ये अगर पार्क बन जाए या कैंसिल न किया जाए तो इससे किसका क्रेडिट बीजेपी को भी जाएगा, और अगर इसे रद्द किया गया तो फिर आइंदा इलेक्शन में, आइंदा इलेक्शन तो फिर भी होंगे, 4 साल बाद होंगे, तो फिर क्या ये तवक्को कर रही है बीजेपी या बहन स्मृति जो हैं ईरानी, वो ये समझ रही हैं कि अगर ये पार्क बंद कर दिया गया, इस प्रोग्राम को फूड पार्क के कैंसिल कर दिया गया, तो क्या इससे अमेठी के लोग बीजेपी से खुश होंगे? तो मैं समझता हूं कि सियासी लिहाज से भी बीजेपी के लिए ये सूदमंद बात है कि वो इस प्रोजेक्ट को कैंसिल न करें, बल्कि इसे कायम रखें, और फिर ये आगे बढ़ाते हुए इस काम को ये कहें कि राहुल गांधी ने इतने साल रही कांग्रेस की हुकूमत, उस दौर में पूरा नहीं कर पाए, लेकिन हम कर रहे हैं। तो इससे तो बीजेपी को फायदा होगा, और ये जो इल्जाम लग रहा है कि ये बदले की मतलब सियासत है, वो उससे ही बच जाएंगे। और मैं समझता हूं कि जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं राजनाथ जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि वो इस मामले को देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि शायद इस पे नजरसानी हो। और यानी आपको भी लगता है कि जब राजनाथ सिंह साहब बोल रहे थे कि वो इसको देखेंगे और पूरी जांच करवाएंगे और पार्लियामेंट में फ्लोर पर हाउस में इस बात को रखेंगे, उसका जवाब रखेंगे, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस फूड प्रोजेक्ट को बंद करने की बात राहुल गांधी कर रहे थे, वो उम्मीद है कि सरकार उसको उसी तरह से चलने देगी, या जो जिस तरह से फूड प्रोजेक्ट को बढ़ाना है फूड पार्क को, वो वहां उसी तरह से बढ़ेगा, और बदले की सियासत नहीं होगी, बदलाव की सियासत होगी, ये हम भी उम्मीद करते हैं। हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। हम दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे, विजेंद्र गुप्ता साहब और डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, आप दोनों का फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
असद रजा साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बिहार की सियासत की बात करेंगे कि हालिया दिनों में बिहार की सियासत में काफी उथल पुथल नजर आया। अब इसी साल इंतखाब होने हैं असेंबली के बिहार में, उससे पहले जनता परिवार को इकट्ठा करने की बात हो रही थी। पुराने जनता परिवार के जो लोग थे, जो लीडरान थे, एक ख्याल के लोगों को एक पार्टी, एक बैनर के तहत लाने की कोशिश हो रही थी। उसी दरमियान पप्पू यादव जो आरजेडी के एमपी हैं मधेपुरा से, उनके बागी तेवर के, बागियाना तेवर की वजह से उन्हें आरजेडी ने पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। अब बिहार की सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या आरजेडी असेंबली इलेक्शन में पप्पू यादव के जाने से नुकसान उठाएगी? पप्पू यादव क्या करेंगे? क्या मांझी के साथ जाएंगे जिनकी वो हिमायत करते रहे हैं शुरू से ही? इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए पटना से गुफ्तगू में शामिल हो रहेंगे आरजेडी लीडर डॉक्टर एजाज अली साहब और जेडीयू के तर्जुमान अफजल अब्बास साहब। फौरन हाजिर होते हैं। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार असद रजा साहब और इस सेगमेंट में फोन लाइन के जरिए पटना से बातचीत में शामिल हो रहे हैं आरजेडी के लीडर डॉक्टर एजाज अली साहब और जेडीयू के लीडर और तर्जुमान अफजल अब्बास साहब। आरजेडी रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है। पप्पू यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है। पार्टी के खिलाफ काम करने के इल्जाम में उन्हें पार्टी ने बरतरफ किया है। पप्पू यादव मधेपुरा से एमपी हैं और पिछले कुछ दिनों से पार्टी मुखालिफ बयानों की वजह से काफी सुर्खियों में हैं। उन्होंने पार्टी के कई फैसलों पर भी उंगली उठाई थी। दरअसल जब से आरजेडी सदर की तरफ से ये बात सामने आई कि उनका वारिस उनका बेटा होगा, उसके बाद से पप्पू यादव लगातार लालू यादव पर हमले बोल रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया था कि आरजेडी में कई ऐसे अच्छे और सबको साथ लेकर चलने वाले लीडर हैं और वारिस कौन होगा ये तो जनता को तय करना है। पार्टी से मुअत्तल होने के बाद मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि ऐसे कई लीडर हैं जिन्होंने आरजेडी के खिलाफ काम किया लेकिन पार्टी ने उन्हें कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव अपने बेटे के मोह में फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव जेडीयू के साथ इंजमाम के खिलाफ हैं और जीतन राम मांझी की हिमायत में भी कई बार बयान दे चुके हैं। ऐसे समय में एक तरफ आप सांप्रदायिकता को आप रोकना चाहते हैं और सामाजिक न्याय की ताकत को आप मजबूत करना चाहते हैं और दूसरी तरफ पप्पू यादव को सिर्फ परिवार के नाते, सिर्फ पुत्र के कारण, सिर्फ सही बोलने के कारण, क्या मैं रघुवंश नारायण सिंह ने जो बात कही उन्हें नहीं निकाली। ललित यादव ने फातमी के बारे में कहा कि मैं चुनाव हरा के भेज रहा हूँ, हिम्मत है तो जिता लीजिए। और जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ, व्हीप के खिलाफ राज्यसभा में वोट दिया वो दल में, जिन लोगों ने लालू को गाली दिया दल में और जिन लोगों ने सामाजिक न्याय और दलितों को मजबूत करने की मुखालफत की, उनको इसीलिए हटा दिया गया कि उन्हें लगा कि लालू यादव के राजनीतिक वारिस पप्पू यादव न हो जाए और यादव और पिछड़ा पप्पू यादव के लीडरशिप में न चला जाए, पप्पू यादव को निकालेगा। ऐसा क्या ऑप्शन होगा पप्पू यादव के पास? अब देखते हैं, मैं बात करूंगा। पुनः मैं लालू यादव का सम्मान करता हूं। आज भी मैं देखता हूं कि मैं आगे क्या निर्णय लूंगा। अपने लोगों से मैं बातचीत करूंगा, अपने लोगों से बात करके मैं निर्णय लूंगा कि मुझे क्या बात होगा। उधर आरजेडी का कहना है कि पप्पू यादव लगातार पार्टी मुखालिफ काम कर रहे थे, तंबीह के बावजूद भी वो नहीं माने। पप्पू यादव जी ने चुनाव जीतने के बाद लगातार पार्टी के खिलाफ उन्होंने सभी आचरण को अख्तियार किया जो पार्टी के विरुद्ध जाता है।
लगातार समझाने बुझाने के बावजूद भी उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से अलग हट कर करके पैरेलल संगठन को खड़ा कर करके उन्होंने आदरणीय लालू प्रसाद जी का फोटो का इस्तेमाल किया। उतना ही नहीं, आदरणीय लालू प्रसाद जी के जो राष्ट्रीय जनता दल का जो अपना आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ हटकर। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट असद रजा साहब और फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं आरजेडी लीडर डॉक्टर एजाज अली साहब। आपका खैर मकदम है डॉक्टर एजाज अली साहब। पप्पू यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है। जाहिर सी बात है, सब लोग जानते हैं कि हालिया दिनों में वो काफी पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में लगे हुए थे और जीतन राम मांझी की हिमायत में मुसलसल बयान दे रहे थे, उनके साथ खड़े नजर आ रहे थे। लेकिन क्या यही वजह है जिसकी वजह से उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया 6 साल के लिए? क्योंकि वो जो हवाला दे रहे हैं कि इससे पहले भी कई लीडरान जो पार्टी के हैं, जो पार्टी में अब भी मौजूद हैं, उन्होंने पार्टी मुखालिफ बयानात दिए, इक़दामात किए, उसके बावजूद वो पार्टी में बने हुए हैं। उनके साथ ये नाइंसाफी क्यों हुई? देखिए खालिद साहब, मामला बिल्कुल साफ साफ है। लालू यादव को जब से सजा मिली है जी और तकरीबन 13 वर्षों के लिए उनको बैन लग गया एक तरह से जी, तो वो तो किसी भी पॉलिटिकल सीट पर अब जा नहीं सकते हैं। उनके उत्तराधिकारी जो कहलाते हैं विरासत में कौन आएगा, इसी की लड़ाई पप्पू यादव लड़ रहे हैं कि भाई जब लालू यादव नहीं है तो उनके विरासत का जिम्मेदारी उन पर दिया जाए जी। और इसी चीज को जहन में रख के वो आज से नहीं शुरू से चल रहे थे जी। आप शायद जानते होंगे कि जब पप्पू यादव फर्स्ट टाइम एमएलए से जीत के आए थे तो वो जगह जगह कहा करते थे कि हम 25 वर्ष 26 वर्ष की उम्र में एमएलए बन गए, 50 वर्ष जाते जाते हम चीफ मिनिस्टर बिहार के बन जाएंगे। उसका किस किस मरहले से वो गुजरे वो सारी दुनिया जानती है। कहाँ मर्डर हुआ, कितना जेल है, सब कुछ हुआ। अब ये इस बार का ये मामला है कि वो इसी चक्कर में है कि कैसे हम आरजेडी के सुप्रीमो लालू के बाद हम बन जाए। इसी चक्कर में वो सारा चीज कर रहे थे। जबकि सही बात तो ये है कि लालू यादव साहब के साथ पूरे इलेक्शन कैंपेन में हम खुद थे उनके साथ लोकसभा में। उन्होंने पप्पू यादव की बहुत मदद की ताकि इसी तरह से जीत के जाए, जबकि उनके खिलाफ शरद यादव साहब खड़े थे मधेपुरा से। मधेपुरा से शरद यादव से हार के पप्पू यादव जीत गए। और न जाने उसके जीतने के बाद उनके जहन में क्या बात आ गई कि इस तरह से वो तो क्या यही सिर्फ विरासत ही एक वजह है? वो चाहते हैं कि नेक्स्ट टू लालू यादव पार्टी में उनका दर्जा हो, उनका मकाम हो, इसी वजह से वो मुसलसल पार्टी को के मुख्तलिफ फैसलों की मुखालफत करते रहे। जीतन राम मांझी के साथ वो नजर आए, इसके बावजूद कि आरजेडी कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के साथ खड़ी नजर आई। जी, बस आपको बताया ना कि बस यही जो मेन वजह यही है तो वो चाहते थे कि लालू यादव की विरासत को वो खुद संभाले। आपके पास आते हैं डॉक्टर एजाज अली साहब, आप हमारे साथ फोन लाइन पर बने रहे। हमारे साथ जेडीयू लीडर अफजल अब्बास साहब भी बातचीत में शामिल हो गए अफजल फोन लाइन के जरिए। अफजल अब्बास साहब, क्या आप आपकी पार्टी हालांकि अभी अलग है, पूरे जनता परिवार को एक साथ लाने की कोशिश हो रही है और पप्पू यादव इसके भी खिलाफ रहे हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार यानी आरजेडी और जेडीयू का इंजमाम हो। क्या ये भी एक वजह है या आप किस तौर पर देखते हैं? क्या बिहार की सियासत में इसका कोई असर पड़ेगा? जो जनता परिवार को इकट्ठा करने की बात हो रही, उस पर कोई असर पड़ेगा पप्पू यादव के बाहर होने से? देखिए, पप्पू यादव जी का जो जहां तक मसला है वो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग वो हमेशा मतलब कंट्रोवर्शियल बयान देते रहे, कभी मांझी की बात, कभी नीतीश कुमार की बात, कभी इसकी बात। तो मैं उन पर कोई तनकीद कराना चाहता। ये अब तक राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला था, वो निकाला है और हमेशा अपने सुप्रीमो के अगेंस्ट चलने की कोशिश करते रहे और ये दागवार लगा। जाहिर सी बात है, हर पार्टी की अपनी पॉलिसी थी, पॉलिसी के मुताबिक तो चलता है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ इनका जो है ओपिनियन हमेशा पार्टी की नीतियों के खिलाफ या पार्टी के नेताओं के आकाओं के खिलाफ चलता रहा। ये एक कारण रहा। पप्पू यादव नो डाउट सीमांचल में उनकी पकड़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे जो है बिहार के नेता बन जाएंगे। ऐसा मैं जाहिर तौर पर कह सकता हूं कि ऐसी भी बात नजर नहीं आती है मुझे। जी, क्या आपको लगता है बिहार की चूंकि इसी साल इंतखाबात होने वाले हैं, जनता कुंभे को इकट्ठा करने की कोशिशें हैं, क्या इससे कोई असर पड़ेगा असेंबली इंतखाबात में? या जो जनता परिवार की मुहिम है, उनकी जो कोशिशें हैं, जो खास तौर से कम्युनलिज्म के अगेंस्ट जो कोशिश है, उस पर कोई असर पड़ेगा? नहीं,
कि सवाल पप्पू यादव जी को निकाल दिया गया पार्टी 6 साल या 8 साल के लिए मतलब पार्टी से निकाल दी गई। पार्टी आरजेडी का मामला है, जेडीयू का लेना इसमें नहीं है। अभी जनता परिवार बनने की बात हो रही, जनता विधिवत उसकी घोषणा नहीं हुई है। लेकिन पप्पू यादव एक नेता है, नो डाउट 2-3 4 बार एमपी रह चुके हैं, उनकी पकड़ है। लेकिन जो विधायक इधर से 4-5-6 महीने से जो उनकी एक्टिविटी नजर आ रही थी, वो एक्टिविटी जी आपका कहना है कि उनका एक खास इलाके में उनकी पकड़ है, उनका इन्फ्लुएंस है, वो पूरे बिहार के तौर पर पूरे बिहार के लीडर नहीं हो सकते। डॉक्टर एजाज अली साहब, क्या आइंदा इंतखाबात में आरजेडी की ही अगर हम बात करें तो असेंबली इंतखाब में कोई असर पड़ेगा इसका? क्योंकि अगर जैसा कि अफजल अब्बास साहब बोल रहे हैं कि एक खास इलाके में सीमांचल में उनकी अच्छी पकड़ है, क्या वहां पार्टी को कुछ नुकसान होने का इम्कान होगा? देखिए, ऐसा कुछ लगता नहीं है, इसलिए कि इस बार जो पप्पू यादव जीते उसमें लालू यादव का एक बहुत बड़ा रोल था। लालू यादव के आह्वान पर ही बहुत इस तूफान में जहां मोदी की लहर चल रही थी वहां पप्पू जैसा आदमी जीत गया, शरद यादव जैसे लीडर को हरा दिया उसने। इसमें लालू यादव की पहल थी, लालू यादव के कहने पर ही लोगों ने वोट दिया था, इसलिए कोई खास असर होगा नहीं। एक छोटा सा हल्का है जहां भले कुछ डिस्टर्बेंस ये पैदा करें, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इसका असर होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो जनता परिवार के खिलाफ जो संघ परिवार इस वक्त बनी हुई है बिहार में और एनडीए के शक्ल में है, तो इसमें तो इनके हटाए जाने के वजह से वो इसको इस्तेमाल करेंगे जनता परिवार को हराने की मुहिम में। जी, यानी कहीं ना कहीं से थोड़ा सा डैमेज हो सकता है आपके मुताबिक भी कि जो जनता परिवार के अगेंस्ट संघ परिवार इस्तेमाल कर सकता है पप्पू यादव को। आप फोन लाइन पर बने रहे, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट असद रजा साहब। असद रजा साहब, आपने दोनों लीडरान की बात सुनी। पप्पू यादव का वाकई चूंकि सीमांचल में अच्छी पकड़ है, इलाके में सब लोग जानते हैं उनकी, लेकिन क्या जो संघ परिवार वर्सेस जनता परिवार की बात हो रही है, क्या उसमें पप्पू यादव कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो जाएंगे? देखिए, वो इस्तेमाल हो सकते हैं और उन्होंने कोशिश भी की, मांझी की हिमायत भी की, लेकिन एक ये भी हकीकत है कि पप्पू यादव की कामयाबी में लालू प्रसाद जी का, उनके प्रचार का बहुत असर पड़ा था और उनकी वजह से वो जीते भी थे। और जहां तक दूसरा सवाल है कि ये जो जनता परिवार में इंजमाम का सवाल है आरजेडी और जेडीयू का, तो मैं समझता हूं कि इस पर इसका अच्छा असर पड़ेगा। इंजमाम की राह में जो मतलब रोड़े अटका रहे थे पप्पू यादव, अब वो शख्स रहा ही नहीं आरजेडी में, तो मैं समझता हूं। लेकिन असद रजा साहब, इंजमाम की राह में रोड़े अटका रहे थे, वो पसंद नहीं कर रहे थे, अब वो रास्ता कहीं ना कहीं से एक ऐसा शख्स जो इंजमाम से इत्तेफाक नहीं रखता था वो बाहर हो गया। लेकिन सीमांचल बड़ा इलाका है, वहां पर क्या असर पड़ने वाला, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ मनफी असर तो पड़ेगा जनता परिवार अगर इलेक्शन लड़ती है, चूंकि इलेक्शन जब लड़ेगी तो। देखिए, अगर ये बीजेपी के साथ जाते हैं जैसा कि उम्मीद है, या मांझी के साथ जाते हैं, तो असर कम पड़ेगा, क्योंकि सारी बिहार के लोग जानते हैं कि वहां टक्कर जो है असली वो एनडीए में है और जो जनता परिवार होगा उसके दरमियान होगी। तो जो वोट सेकुलर वोट है वो पप्पू यादव को पड़ा था लालू प्रसाद जी वजह से, वो वोट मैं समझता हूं वो फिर मुस्तहकम होकर मजबूरी तौर पर हालात ऐसे हैं कि अभी ये कह पाना मुश्किल है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, बिहार की सियासत किस रुख पर जाएगी, क्योंकि इसी साल असेंबली इंतखाबात होने हैं। अब पप्पू यादव के बाहर निकाले जाने से बिहार में खास तौर से जनता परिवार की सियासत में कितना असर पड़ेगा, इसके लिए भी इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज अली साहब और अफजल अब्बास साहब, आप दोनों का फोन लाइन के जरिए हमारे प्रोग्राम हालात हादरा में शामिल होने के लिए। असद रजा साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, आपका भी शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylife.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।